Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of November 2022. तो गाइज आज है तारीख 20 नवंबर 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लोकटक लेक को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू IORARC मतलब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इस बॉडी के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया है हाल ही में ताकि जो पायरेसी और ऑयल स्पिल्स के इंसिडेंट्स होते हैं उनको टैकल किया जा सके, यानी कि समुद्र के अंदर समुद्री लुटेरे वाले इंसिडेंट्स हो गए, या फिर मान लो यहाँ पर शिप के साथ में कुछ दुर्घटना घटी जिससे कि ऑयल वगैरह जो है शिप का वो निकल गया, तेल वगैरह फैल गया समुद्र के अंदर। तो उस प्रकार के इंसिडेंट्स को टैकल करने के लिए इस बॉडी को हाल ही में बनाया गया था। पहला स्टेटमेंट तो ये बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बॉडी है ना, ये एक अलायंस है, एक संगठन है। इसका काम क्या है, इसका काम है मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाना, समुद्र के अंदर एक पूरी सिक्योरिटी को देने का काम है इसका केवल। ये बात यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट बोलता है। बताना यह है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवा दिया टेलीग्राम में, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर भी आंसर नहीं मिलता है, वैसे मिल जाएगा, तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो जो थंबनेल वाला आर्टिकल है वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ ही लिया होगा। देखो आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर ये पब्लिश होता है। आईएएस ऑफिसर है, उनका नाम है अभिषेक सिंह। तो ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको रिसेंटली एक पोस्ट दी गई थी, कुछ काम दिया गया था अहमदाबाद के अंदर, लेकिन तुरंत ही इनको हटा दिया गया। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर क्या है, इंस्टाग्राम पोस्ट। यानी कि मैं आपको एक बार एक ये वाला पिक्चर दिखाता हूँ। ये आप लोग देखोगे, ये जो पिक्चर है ना, ये अभिषेक सिंह का ही है, एक आईएएस ऑफिसर हैं ये। अब इनका जब इंस्टाग्राम हैंडल देखते हो तो यहाँ पे 3 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो होता क्या है, रिसेंटली यहाँ पर ये पोस्ट, इस वाली पोस्ट को अपलोड करते हैं और इस पोस्ट के नीचे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, जॉइंड अहमदाबाद एज ऑब्जर्वर फॉर गुजरात इलेक्शंस। जो गुजरात इलेक्शंस है ना, इन इलेक्शन के टाइम पर अहमदाबाद के अंदर इनको एज अ ऑब्जर्वर रखा गया था कि ये चीज़ों को ऑब्जर्व करने का काम करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, तो इनको एज अ ऑब्जर्वर रखा गया। लेकिन होता क्या है, ऑब्जर्वर की तरह ज्वाइन करते ही इन्होंने इस प्रकार से एक फ़ोटो ये पोस्ट करी है। इसके साथ साथ एक और फोटो यहाँ पे पोस्ट करी है जो कि यहाँ पर दिख रही होगी। वैसे छोटा सा इस फोटो को दिखाया गया आर्टिकल के अंदर। तो ये गाड़ी है, इसमें नीली लाल बत्ती आपको दिख रही होगी, हालांकि बत्ती बंद हो चुकी है, आपको पता होगा, बट फिर भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए गाड़ी मिलती है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये चीज़ें यहाँ पर इनको प्रोवाइड करवाई, प्रॉपर पोस्ट मिल गई। अब यहाँ पर एज अ ऑब्जर्वर इन्होंने ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करते ये पोस्ट डालते ही क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन को जैसे ही पता चला, इलेक्शन कमीशन ने इनको हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इनको वापस अपने काडर यानी उत्तर प्रदेश में भेज दिया कि आप वहाँ पे जाके काम करो। रीज़न क्या है? रीज़न इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं दिया, बस एक मात्र रीज़न ये दिया है कि पब्लिक स्टंट यहाँ पर ये दिखा रहे थे, है ना, पब्लिक स्टंट कर रहे थे, यानी पब्लिक के अंदर ये सारी चीज़ें दिखानी ज़्यादा ज़रूरी थी नहीं, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई जा रही है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इनको इनकी पोस्ट से रिप्लेस कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेंशन किया। हालांकि आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड है
जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं आपने देखा होगा, वो उनको लेकर बहुत सारी वीडियोस बनती रहती हैं, बहुत से लोग शॉर्ट्स भी क्रिएट करते रहते हैं। आपने यूट्यूब पर भी देखा भी होगा, बहुत सारी रॉयल एंट्रीज़ और ये और वगैरह है ना, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादातर नज़र आती हैं। और ये चीज़ें आज के समय पर बहुत ज़्यादा बढ़ भी चुकी हैं, जिसको लेकर मतलब कुछ खुद ही आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया कि इतना ज़्यादा मतलब हाँ समझते हैं कि हाँ आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है आपने ज्वाइन किया और ये सब कुछ हुआ, आप पोस्ट कर सकते हो, लेकिन हर रोज़ यहाँ पर एक पोस्ट डालना, क्या कर रहे हैं ड्यूटी पे क्या नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ को लेकर एक पोस्ट डालना, वो चीज़ें ज़्यादा सही नहीं है। ऐसा खुद यहाँ पे खुद रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी मेंशन कर चुके हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर। यानी जैसे इंसिडेंट हुआ उसको लेकर कुछ ऑफिसर्स के यहाँ पर बयान आए हैं, उसको लेकर ढेर सारे आर्टिकल्स के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे पब्लिश करी गई हैं। बाकी एक नॉर्मल लेवल पर चीज़ें हो तो बिल्कुल सही है कि हाँ चलो यार हफ्ते में डेढ़ हफ्ते में एक पोस्ट हो गया है ना, लेकिन रोज़ाना के बेसिस पर ऐसी चीज़ें होना तो कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हो चीज़ों को अफेक्ट करती हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर, आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है ना, काफ़ी सारे लोग इसी चीज़ को देखकर मोटिवेट होते हैं, यार मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है इसलिए बनना है, मुझे ये वाली गाड़ी मिलेगी, ये होगा वो होगा है ना, तो ऐसा ही मोटिवेशन जागता है। लेकिन ऐसा मोटिवेशन बिल्कुल सही नहीं है, ये मोटिवेशन ज़्यादा दिन रहेगा नहीं कि हाँ मेरी एंट्री ऐसी होगी और ये होगा वो होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब आप वीडियोज़ देखोगे ना रील पर या शॉर्ट्स पर, जो कभी कभी वीडियोज़ काफ़ी वायरल हो जाते हैं एंट्री के, और उसके नीचे मतलब आप कॉमेंट देखोगे तो कभी कभी आपको हंसी बहुत ज़्यादा आएगी कि बहुत से लोग यहाँ पर मतलब यही सोच रहे हैं कि हाँ बस खाली एंट्री के लिए ही मुझे ज्वाइन करना है, तो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस खाली वो चीज़ ऐसे ही दिखाई गई है जो कि अगेन यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को अफेक्ट करती है। डेफिनेटली एक मोटिवेशन देती है, बट ऐसा ढेर सारा मोटिवेशन ले लेना कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। आगे पढ़ोगे, एक रेपुटेड पोस्ट ज्वाइन करोगे, आईएएस ऑफिसर बनोगे और डेफिनेटली बहुत कुछ यहाँ पे करने को है, सिर्फ वही काम बाकी नहीं है ना। चलो बाकी आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो इस चैनल पर मुझे काम करते करते लगभग 2.5 साल हो चुका है, वीडियोस डालते डालते। तो अभी यहाँ पर कल वाले वीडियो के नीचे एक कमेंट भी आता है रिमझिम कश्यप का। तो एक पर्सन है जो कि इस हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पर इन्होंने अभी बीपीएससी जो है वो क्लियर किया है, मतलब परसों बीपीएससी का रिज़ल्ट आया था, उसमें यहाँ पे क्वालिफाई कर गए हैं। ये मेंशन करते हैं कि 100% इनको करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा मदद मिली है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपको भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। कल काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है, क्योंकि टेलीग्राम पर मैंने ये पोस्ट डाल दिया था। और भाई साहब पोस्ट के ऊपर आप रिस्पांस देखोगे ना तो मतलब मज़ा आ गया। कल जो रिस्पांस देखा है, ये जैसे मैंने टेलीग्राम पर ये पोस्ट शेयर कर दिया था, उसके नीचे रिस्पांस देखो 851, 262, 91, ये मतलब ये ढेर सारे रिस्पांस आए हैं। तो मतलब यार सभी लोग को धन्यवाद, और सभी लोग जल्दी जल्दी जो भी यहाँ पर अपना ड्रीम उन्होंने सोच रखा है उसको जल्दी जल्दी अचीव करें, और सभी लोग को पोस्ट मिले, ऑब्वियस ही बात है यही चाहेंगे। सभी लोग एग्ज़ाम क्लियर करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, बट उसके लिए ध्यान रखना मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी करंट अफेयर का वीडियो ये आ ही रहा है ना, मतलब कि ये तो आपका द हिंदू का वीडियो रोज़ाना मॉर्निंग में आ रहा है, थोड़ा सा लेट आ रहा है, आपको पता है उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। हालांकि काफ़ी सारी ढेर सारी गालियाँ भी मैंने सुन ली हैं पिछले कुछ दिनों में वीडियो लेट होने के चक्कर में, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, जो कि बताई नहीं जाती हैं, मतलब ऑब्वियस ही बात है पब्लिकली, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा हार्ड था। तो अभी तक इस चक्कर में वीडियोस थोड़ा लेट भी हो रही हैं, और एक प्रॉब्लम नहीं ढेर सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं यार, है ना। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वीडियो टाइम पर आ जाए, बस खाली मेरी कोशिश एक ये भी है कि मॉर्निंग वाला वीडियो स्किप ना हो। पिछले 2-3 महीने से आपको पता होगा शाम वाला जो करंट अफेयर का वीडियो है ना, वो कहीं ना कहीं मैंने स्किप किया है बहुत ज़्यादा, जबकि मैं पहले कभी भी वो वीडियो स्किप करता ही नहीं था। लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स हैं पीछे बैकग्राउंड के अंदर ऑब्वियस ही। तो बाकी द हिंदू का वीडियो तो कंटिन्यू चल रहा है ना, वैसे मैंने डिसाइड किया है कि अब शाम वाला वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हो गया जितना होना था, अब थोड़ा टाइम पर चीज़ों को वापस से लेकर आने की कोशिश करेंगे, है ना। बाकी जो भी लोग मतलब बहुत से लोगों का इतना सारा सपोर्ट दिखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वक्त तक सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज ढेर सारी बातें हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, संडे है, आर्टिकल कम है, लेकिन कुछ अच्छे आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट हैं, उनका डिस्कशन डिटेल से करने वाले हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, श्रीनगर के अंदर कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से होने वाला है। लगभग 980 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे वहाँ पे पूरी तरह से चीज़ों को डेवलप करने के लिए। जैसे कि क्या क्या बनाया जा रहा है, साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, पैदल चलने वाले लोगों के लिए कुछ एरियाज़ बनाए जा रहे हैं, मार्केट्स बनाया जा रहा है, मॉल्स डेवलप करे जा रहे हैं, और एक ट्रैफिक सिस्टम को भी जल्द से जल्द डेवलप किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर तैयार की जाएगी।
तो आप कहोगे क्या ऐसी काम चल रहा है या किसी प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर चल रहा है? जी बिल्कुल, एक प्रोजेक्ट के अंदर में काम चल रहा है, वो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। आप सभी को पता है जो स्मार्ट सिटी बनाने का ये प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे हमारा फोकस है, हमने ढेर सारा डेवलपमेंट किया भी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर में। तो वहीं पर अब श्रीनगर टारगेट में है, श्रीनगर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर श्रीनगर जो है ना, यहाँ पे एक हिस्टोरिकल और कल्चरल जो कैरेक्टर है श्रीनगर का है, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल, समर कैपिटल बेसिकली श्रीनगर देखने को मिलती है। तो इसका अपने आप में ही बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है डेवलपमेंट करने की। तो इसीलिए 980 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं श्रीनगर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर में। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डेवलप की जाएंगी उसके बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट, कंजर्वेशन, हेरिटेज साइट, उसके बाद पैदल चलने वाले लोगों का जो एरिया है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, यानी पेडेस्ट्रियन पाथवेज जिसको हम लोग बोलते हैं। मार्केट्स डेवलप करे जाएंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। तो ये सारा काम करने वाले हैं। साथ ही साथ अगले साल मार्च तक श्रीनगर का जो पोलो व्यू मार्केट है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। पोलो व्यू मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट आप कह सकते हो। इस मार्केट को एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, जो जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, कौन, बख्शी गुलाम मोहम्मद। इन्होंने यहाँ पर 1954 में इस पोलो व्यू मार्केट को एस्टेब्लिश किया था। पोलो व्यू मार्केट यहाँ पे आप कह सकते हो कि इतनी बढ़िया तरीके से डेवलप किया जाएगा कि श्रीनगर वैली का यहाँ पर ये पहला वेल इक्विप्ड मार्केट होने वाला है, जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और इससे यहाँ पे होगा ये कि ये जो मार्केट है ये बाकी सारे लोगों का अट्रैक्शन को कैप्चर करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर एज अ टूरिस्ट वहाँ पर जाने वाले हैं, घूमने जाने वाले हैं, उस मार्केट से ढेर सारी चीज़ें परचेज भी कर पाएंगे। तो ये सारा डेवलपमेंट किया जा रहा है किस प्रोजेक्ट के अंडर में? अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। बस ये छोटा सा आर्टिकल था। तो आप कहोगे क्या पढ़ना है इसमें से? कुछ नहीं पढ़ना है, इतनी सी बात ध्यान में रखना। अब पढ़ना अगर एग्जैक्टली है तो आप जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट स्कीम प्रोजेक्ट के अंदर में क्या पढ़ सकते हो? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ये आखिरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या स्मार्ट सिटी मिशन है क्या, इसके बारे में सारी बातें ज़रूर से जानकर रखनी है। चलो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, दोनों मिलकर यहाँ पर पैसा खर्चती हैं। इस पर्टिकुलर स्कीम को साल 2015 में जून के समय पर लॉन्च किया गया था, ताकि हम लोग 100 शहरों को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकें, पूरी तरह से चेंज कर सकें। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट हम लोग बदल सकें, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, है ना। ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी इंप्रूव? क्योंकि वहाँ पे हम स्मार्ट सॉल्यूशंस को लेकर आएंगे इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर में। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस मिशन को हम लोग लेकर आए। इसका मकसद यहाँ पर यह है कि जो भारत की पॉपुलेशन अलग अलग शहरों में रह रही है ना, उनका जो बेसिकली एक सोच है कि हमें पूरा का पूरा एक डेवलप्ड एरिया चाहिए, उस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाना, वहाँ पे शहरों के अंदर एक बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट करने का काम यहाँ पे इस मिशन के अंडर में है। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर ये बेसिकली इसके फीचर की जब बात आती है तो मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स चलते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लगाया जाता है। तो चाहे यहाँ पर आप कह सकते हो शहर का इम्प्रूवमेंट करना हुआ, रीडेवलपमेंट हुआ, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट हुआ, कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल बेसिक से बनाना, बिल्कुल बेस से डेवलप करना, तो ये सारा काम यहाँ पर होता है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करना, जैसे पेडेस्ट्रियन, है ना। फिर उसके बाद में साइकिलिंग ट्रैक हो गया, जहाँ पे साइकिल चलाने के लिए एक एरिया बना दिया जाएगा। उसके बाद में जो वेस्ट होता है, जो कूड़ा होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। इन चीज़ों को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस पर्टिकुलर मिशन के तहत, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। बाकी अगर हम लोग इसका स्टेटस देखें, यानी कितना कुछ अचीव कर लिया है इस स्मार्ट सिटी मिशन ने, तो देखो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, इसको लागू करने का जो टाइम पीरियड है, इसको बढ़ा दिया गया है। इस बोला गया है जून 2023 तक हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, मतलब इसको लागू करते रहेंगे और डेवलपमेंट करता चलता रहेगा। तो ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है ना, इन्होंने अभी तक लगभग 140 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को अचीव किया है, 340 स्मार्ट रोड्स डेवलप करी हैं, 78 पब्लिक वाइब्रेंट पब्लिक प्लेसेस को डेवलप किया है, 118 स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट्स, इतने काम ये कर चुका है। तो मतलब इतना ध्यान नहीं रखना है, मतलब ओवरऑल आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतना काम कर चुका है। आने वाले समय पर ये हमारे और भी बहुत सारे टारगेट्स हैं। तो अभी श्रीनगर यहाँ पे न्यूज़ में है और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट न्यूज़ में है। तो आर्टिकल से ये दो चीज़ें निकल कर आती हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती हैं। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से लिंक कर पाओगे और इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना यार। देखो ऐसे सवाल हर साल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, अभी डिस्कस करेंगे आखिरकार क्या है इस आर्टिकल के अंदर।
तो एन का मतलब है अंडमान निकोबार आइलैंड की बात की जा रही है। अंडमान निकोबार आइलैंड में एक बोट, जो हमारा बोट है ना, बोट नाव जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत फेमस है। उसको बोला जाता है होडी बोट। तो होडी बोट को जीआई टैग मिलना चाहिए, ये मांग अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर की जा रही है। जीआई टैग मिला नहीं है, इसको जीआई टैग देने की मांग यहाँ पर की जा रही है, ठीक है ना। इसका बोट का नाम क्या है? निकोबारी होडी बोट। ये ज़रूर से ध्यान रखना। बोट कैसे बनती है, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सब कुछ आर्टिकल में मेंशन है। तो होता क्या है यहाँ पर, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, क्योंकि आपको पता होगा जो जीआई टैग है ना, ये टैग अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिलता है तो उसकी वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस जीआई टैग को कैसे लेते हैं, तो इसके लिए आपको पूरी तरह से एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। कहाँ पर? चेन्नई के अंदर एक ऑफिस है, वहाँ पे आपको भी फाइल करना पड़ेगा। तो होता क्या है यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर बोर्ड को लेकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर, जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर दी गई है। ये एप्लीकेशन यहाँ पर रिसीव करी गई है इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर। ये एप्लीकेशन किसने डाली है? ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल ने, जो अंडमान निकोबार आइलैंड का ये काउंसिल है, इसने यहाँ पर ये डाली है एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन के अंदर मांग करी है कि जो अंडमान निकोबार के अंदर निकोबारी होडी बोट है ना, ये वाली जो नाव आपको दिख रही है, ये बहुत पॉपुलर है और इसको जीआई टैग मिलना चाहिए, इस चीज़ की यहाँ पर मांग करी गई। और आप कह सकते हो ये हमारे देश का पहला एप्लीकेशन देखने को मिलेगा जो किसी यूनियन टेरिटरी से निकला है और यहाँ पे वो जीआई टैग की मांग कर रहा है। इससे पहले यहाँ पर किसी भी यूनियन टेरिटरी का जीआई टैग की मांग ऐसा देखने को मिला नहीं है। तो ये अपने प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग मांग रहे हैं। जीआई टैग क्या होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, डोंट वरी। तो होडी क्या है? होडी बेसिकली यहाँ पर जो निकोबारी ट्राइब्स हैं, निकोबार के अंदर बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, तो वो जो ट्राइब्स हैं ना, वो बहुत पुराने ज़माने से इस प्रकार से बोट को बनाती हैं, इस प्रकार से नाव को बनाती हैं। तो इनकी बहुत पुरानी स्किल्स ये है और ये स्किल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये किसी से सीखी नहीं है, ये खुद की नॉलेज है। इन्होंने खुद की नॉलेज से यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि इनके जो भी यहाँ पर दादा हो गए हैं ना, परदादा हो गए, उनसे यहाँ पर ये चीज़ें सीखते हुए चले गए और इसको आगे इम्प्लीमेंट करते हुए चले गए। तो ये होडी बोट यहाँ पर इनकी खुद की सोच की बनाई हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये उठता है कि ये जो नाव है ये बनती कैसे? देखो, इसको बनाया जाता है, जो लोकली कुछ पेड़ अवेलेबल होते हैं ना, यानी जो पेड़ वगैरह हैं उनको काट कर यहाँ पर इससे बनाया जाता है। तो पेड़ मतलब पेड़ काट दिए जाते हैं, हाँ पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन कौन सा पेड़? फिर भी तो बताया ये जाता है कि ऐसा पेड़ जो कि 60 से 80 साल पुराना हो गया हो। 60 से 80 साल पुराना पेड़, जिसका मतलब जो सलाह हो बिल्कुल बिल्कुल सीधा हो, और आप कह सकते हो कि यहाँ पे उसी वाले पेड़ को, उसी लकड़ी को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इस नाव को बनाने के लिए। तो ये आपने समझा कि कैसे बनाया जाता है, और ख़ासकर ऐसे पेड़ से जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हो, उस पेड़ से यहाँ पर इस बोट को बनाया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई है ना। फिर उसके बाद में देखो, ये जो होडी बोट है ना, इसका अलग अलग जगह पर इस्तेमाल भी होता है। यहाँ पे बोला गया जो होडीज़ हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह में लोग इस बोट से आते जाते हैं, या फिर कोई सामान हो गया जैसे कोकोनट्स वगैरह हो गए, उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उसमें ये बोट बहुत मददगार है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो वहाँ के आइलैंड या गांव हैं आसपास, वहाँ पे उनके बीच में रेस भी होती है, एक बोट रेस होती है, उसको होडी रेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला बोट इन सभी लोगों के जीवन में। दैट इज़ वाई इसको एक जीआई टैग देने की मांग की जा रही है। जीआई टैग से होगा क्या, मतलब आप कह सकते हो दुनिया भर में इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी फैलने वाली है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। आखिरकार जीआई टैग क्या होता है, ये तो आप लोगों ने यहाँ पर निकोबारी होडी बोट के बारे में समझ लिया। जीआई टैग बेसिकली एक साइन है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर दे दिया जाएगा उसकी जांच पड़ताल कर कर, ठीक है ना। पहली बात, यहाँ पर जीआई टैग किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ऐसे ही नहीं मिल जाता है। उसकी बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल यूनिक है, उसके जैसी कोई चीज़ है नहीं, है ना। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अपने आप में अल्टीमेट लेवल पर है, तो उसी को यहाँ पर ये जीआई टैग दिया जाता है। आपको पता होगा बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी अलग खाने पीने की चीज़ों को जीआई टैग मिलता रहता है ना। तो अब इस बोर्ड को भी जीआई टैग देने की मांग की गई है, क्योंकि यहाँ पर इसकी अपने आप में एक स्पेशल क्वालिटी देखने को मिलती है। किसी स्पेशल क्वालिटी वाले सामान को यहाँ पर जीआई टैग दिया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब सवाल ये आता है कि जो ये जीआई टैग मिल जाएगा ना, ये देता कौन है, मतलब इसके लिए कोई एक्ट वगैरह बना रखा है क्या, कोई बॉडी वगैरह बना रखी है क्या? तो यहाँ पर इस बात को समझना, जो ये पूरा जीआई टैग है ना, इसको इंडिया में गवर्न करने वाला हमारे पास में एक एक्ट है। उस एक्ट का नाम है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। 1999 का ये वाला एक्ट है। और आपको ध्यान में रखना है, इसको लेकर एक बॉडी है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, चेन्नई के अंदर है। ये सारा काम करते हैं, यहीं पर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है और ये उसके बेसिस पर यहाँ पे जीआई टैग यहाँ से आपको मिल जाता है। ये बात क्लियर हो गई।
सवाल आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि चलो यहाँ पर इसको जीआई टैग मिल भी गया या किसी भी सामान को जीआई टैग मिल गया तो उससे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा यह होगा कि उस पर्टिकुलर चीज़ को एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकेगा, कोई उस चीज़ की उस प्रकार की चीज़ कहीं और पर उगा नहीं सकेगा, है ना। या फिर आप कह सकते हो जैसे ये अंडमान निकोबार के अंदर निकोबारी होडी बोर्ड यहीं पर फेमस है। ऐसा नहीं है कि कोई और यहाँ पर इसको जीआई टैग मिलने के बाद में कोई दूसरा यहाँ पर इसको बना ले, होडी बोर्ड नाम दे दे, कह दे कि वहाँ पर बनाई गई है पहले, अंडमान निकोबार की नहीं है या किसी और एरिया की है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको जीआई टैग मिल जाएगा तो एक लीगल प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाएगी, कोई भी अनऑथोराइज काम जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ में नहीं हो पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में एक चीज़ ये भी होगी, जिस चीज़ को जीआई टैग मिलता है मतलब उसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ देख ली गई है, अपने आप में वो बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो हर व्यक्ति यहाँ पर जीआई टैग वाले सामान को ज़्यादा प्रेफर करता है, तो लोग इसका व्यापार भी करते हैं, इसको खरीदते हैं। अगर किसी को चाहिए होगा तो वो चीज़ खरीदेंगे। जैसे अगर आपने कोई फल वगैरह यहाँ पर है, जीआई टैग है, कहीं पर किसी को फ्रूट को मिला हुआ है, तो ज़्यादातर लोग वही चीज़ प्रेफर करते हैं, भाई इसको जीआई टैग वाला है, जीआई टैग वाली चीज़ हमें चाहिए। तो इससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोनॉमी है वो भी ज़्यादा डेवलप होने लगती है, क्योंकि लोग उस चीज़ का जो व्यापार है वो ज़्यादा करने लगते हैं। तो जीआई टैग से यहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, उससे उस एरिया का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट वगैरह भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपोर्ट जीआई टैग का प्रोडक्ट का ही आपको देखने को मिलता है। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस ही बात है, उस एरिया के अंदर लोगों के पास में पैसा जनरेट होगा और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल डेवलप होती हुई नजर आएगी। ये बात आपको समझ में आई। अब करना क्या है, ये 2-4 बातें जो भी मैंने आपको बताई है ना वो ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। देखो यूपीएससी ने सवाल कैसे पूछा। साल 2022 में एक सवाल पूछा गया था, यानी अब की बार के प्रीलिम्स में। इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ था ना, इसके अंदर क्या सवाल पूछा गया था, गुच्ची को लेकर। विद रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम्स मेंशन इन न्यूज़, यानी कि जो गुच्ची है ना, ये कभी कभी खबरों में देखने को मिलता है। आप बताओ ये है क्या। इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए गए 3, ये बताओ ये क्या है। एक फंगस है, ये कुछ हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर ग्रो करता है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ये कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। ये नीचे ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4 करके, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब आप कहोगे इसमें जीआई टैग का तो कोई रोल ही नहीं आया। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, यह गुच्ची के बारे में पूछा इसीलिए गया क्योंकि इससे पहले इसको जीआई टैग मिला था। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो गुच्ची क्या है, यहाँ पर एक मशरूम है, बहुत कॉस्टलीस्ट मशरूम कहलाता है, बहुत महंगा मशरूम है पूरे दुनिया के अंदर में। तो वो बेसिकली यहाँ पर गुच्ची कहलाता है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका वैसे आंसर क्या है, इसका आंसर नंबर सी देखने को मिलेगा। 1 और 2 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये एक फंगस है क्योंकि मशरूम है, और जो इसका 1 और 2 जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये हिमालयन रीजन में ग्रो करता है। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया हिमालयन फॉरेस्ट एरिया के अंदर ग्रो करता है। तो ये ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि इसको जीआई टैग रिसेंटली मिला था, इस वजह से ये सवाल पूछा गया। क्लियर हो गई बात। अब एक सवाल और देखो, साल 2018 के अंदर एक सवाल पूछा गया था, किस चीज़ को लेकर, अगेन जीआई टैग को लेकर। सवाल ये था कि भारत ने एक एक्ट बनाया जीआई टैग को लेकर, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये हम लोगों ने एक एक्ट बनाया है ताकि हम किसको, मतलब जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, कौन सी बॉडी के जो भी ऑब्लिगेशंस, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करें। किस रेगुलेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पर ये बॉडी बनाई गई है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया जीआई टैग से क्या होगा, एक्सपोर्ट वगैरह इंक्रीज़ होगा, जो व्यापार है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीआई इंडिकेटर्स ये कहाँ पर आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात। चलो आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार एक छोटा सा काम करना, मेक श्योर करना वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट हमने रखा है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आप लोग को ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। आप यहाँ पे मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। साथ ही साथ में एक छोटी सी बात और है, वो यह है कि स्टार्टिंग में जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपसे यहाँ पर एक मैप का क्वेश्चन पूछा गया, तो उसके आंसर ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में दिया करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो यार, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके से मुझे पूछनी है, मतलब स्टार्टिंग में पूछनी चाहिए थी, बट मैं अभी यहाँ पर पूछ लेता हूँ। देखो अभी क्या हो रहा है ना, पिछले कुछ समय से मैं शाम वाला वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ।
लेकिन बीच में एक आध दिन जब लेकर आया तो काफ़ी सारे लोगों का कहना यह था कि शाम वाली वीडियो को सुबह वाली वीडियो में ही डाल दो, यानी सुबह वाले वीडियो में कंबाइन कर दो। हालांकि सुबह वाला वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह वाले वीडियो में ही कंबाइन कर दो। इस प्रकार की यहाँ पर डिमांड काफ़ी सारे लोगों की साइड से देखने को मिली है। तो आप लोग अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, मतलब क्या ऐसा कर लेना चाहिए कि जो शाम वाली वीडियो या फिर दोनों को सेपरेट सेपरेट रखें? शाम वाला जो है वीडियो उसको चलता रहने दें, क्योंकि यहाँ पे हम द हिंदू को कंप्लीट करेंगे पूरा, बाकी जो बचे कुछ जो सोर्सेस होंगे वो शाम वाले वीडियो में जैसे पहले किया करते थे वैसा करेंगे। आप लोग बता सकते हो, क्योंकि फिर होता क्या, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर काफ़ी सारे इस प्रकार से यहाँ पर कमेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद मैं फिर सोचता हूँ यार कि ये मिला दिया जाए, है ना। तो आप लोग बता सकते हो, ढेर सारे आंसर देना नीचे कमेंट सेक्शन में, जिससे यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि आखिरकार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोनों वीडियो को कंबाइन कर देना चाहिए, यानी कि द हिंदू के साथ साथ इसमें सारे सोर्सेज को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए, या फिर बाकी सारे सोर्सेज वाला जो वीडियो है उसको शाम को ही रहने देना चाहिए। ये मॉर्निंग वाला द हिंदू का वीडियो एज इट इज़ जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो। जो मेजोरिटी के अंदर यहाँ पे आंसर्स आते हैं उसके बेसिस पर हम लोग आगे गो थ्रू करेंगे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये वाला। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर पाओगे, और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैप्स को लेकर आपसे सवाल बन सकते हैं। बात यहाँ पे क्या की जा रही है, 2 आइकॉनिक बैटल्स एंड मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। 2 बहुत बड़े बड़े युद्ध की बात की जा रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो, बैटल ऑफ वालोंग और बैटल ऑफ रेजांगला। ये दोनों बैटल्स क्या थी, कैसे लड़ी गई थी, ये भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है उसको समझते हैं। देखो हुआ क्या है, जो ये 2 युद्ध हुए थे, बैटल ऑफ वालोंग और बैटल ऑफ रेजांगला, ये 1960s के समय पर हुए थे। उस समय पर जब इंडिया चाइना के बीच में वॉर देखने को मिली थी, है ना। तो हुआ क्या है कि इन दोनों युद्ध को अभी 60th एनिवर्सरी हो चुकी है, यानी कि 60 साल पूरे हो चुके हैं इन युद्ध को हुए हुए। तो ये जो 60th एनिवर्सरी हुई है इन दोनों आइकॉनिक बैटल्स को, जो कि इंडिया चाइना के बीच में हुई थी, तो इस 60th एनिवर्सरी पर आप देखोगे ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को ये नज़र आई है कि उस समय तो रिलेशंस काफ़ी ख़राब थे ही इंडिया चाइना के बीच में। इस बार भी रिलेशंस हमें देखो बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट हमने देखा कि पिछले कुछ समय में, लगभग पिछले 30 महीनों से हम लोग देख पा रहे हैं इंडिया चाइना के बीच में जो खासकर बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है वो लगातार बना हुआ है। बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ हम लोगों ने देखा कुछ लंबे समय तक। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है 3488 किलोमीटर का, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने को मिली हैं, है ना। हमने ये देखा गलवान वैली के अंदर क्या इंसिडेंट क्रिएट हुआ था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, यानी साल 2020, 21, 22, 3 साल हो चुके हैं, लगातार रिलेशंस ख़राब चल रहे हैं जैसा 1960s के समय पर थे। तो 60वीं एनिवर्सरी अब की बार यहाँ पे सेलिब्रेट की जा रही है बैटल ऑफ वालोंग और बैटल ऑफ रेजांगला की। ये 2 वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है कि अब की बार देखने को ये मिल रहा है कि जो चाइना है ना, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे की साइड में, यानी कि अपनी साइड में बहुत सारा डेवलपमेंट लगातार कर रहा है। डेवलपमेंट माने यहाँ पे बहुत सारा आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह बनाना, ब्रिजेस बनाना, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट लगातार चल रहे हैं। उसके रेस्पॉन्स में भारत ने भी यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ चला रखी है। हमने भी टनल्स वगैरह डेवलप कर दिए हैं, रोड्स भी डेवलप कर दिए हैं, और लगातार हम भी पैसा खर्च रहे हैं। और अभी 9 जो है ना वो नई टनल कंस्ट्रक्शन में है। हम लोग कुछ नई टनल्स को यहाँ पे बना रहे हैं। जैसे एक 2.5 किलोमीटर की एक सबसे लंबी टनल बन रही है तवांग के अंदर, यानी अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, क्योंकि वो पूरा का पूरा बॉर्डर जो है अरुणाचल प्रदेश से लेकर ऊपर तक, है ना, लद्दाख तक, आप देखोगे वो चाइना के साथ में ही टच करता है। तो उस पर्टिकुलर पूरे बॉर्डर एरिया वाले में हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ से रिलेशंस हमारे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं चाइना के साथ में। कुछ एरियाज़ है जहाँ पे वॉर हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में, तो इसको लेकर हमने ढेर सारी डेवलपमेंट कर रही हैं। हम भी यहाँ पे लगातार रोड्स वगैरह को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि करना ज़रूरी है, क्योंकि चाइना उधर से अपना आपको एक्सपैंड कर रहा है। और जो भी ये डेवलपमेंट चल रहा है, रोड्स वगैरह बनाई जा रही है, इसमें एक सबसे बड़ा रोल बेल्ट एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। सॉरी, बेल्ट एंड रोड बोल रहा हूँ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का, BRO का, है ना, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में उस मिनिस्ट्री का नाम लिख दो फटाफट, क्योंकि इसका काम है रोड्स वगैरह को डेवलप करना। तो ये एफर्ट्स लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चाइना की साइड से भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 2000 किलोमीटर का एक फ्रंटियर हाईवे आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग
किसके नाम से जानते हैं? मागो थिंगपू विजयनगर बॉर्डर हाईवे के नाम से जानते हैं। यह प्लानिंग किया जा रहा है, इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट लग रही है 40,000 करोड़ रुपए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट हम भी लगातार कर रहे हैं, जिस प्रकार से चाइना भी कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और करना ज़रूरी है, ऑब्वियस ही बात है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया बैटल ऑफ वालोंग और बैटल ऑफ रेजांगला क्या है आखिरकार। ये तो बताया सिचुएशन की 1960 में क्या थी और अभी भी बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन बनी हुई है। इतना आर्टिकल आपने पढ़ा। अब बैटल ऑफ वालोंग और बैटल ऑफ रेजांगला क्या है, इसको समझते हैं। देखो, जो ये बैटल ऑफ वालोंग था ना, यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया कि जो पीएलए सोल्जर्स यानी कि जो चाइनीज सोल्जर्स थे, इनको पीछे ढकेला, इनको आगे हमारी टेरिटरी में घुसने से हम लोगों ने 27 दिन तक रोका रहा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक बैटल थी। इंडियन सोल्जर्स ने लास्ट वक्त तक पूरी तरह से यहाँ पे लड़ाई करी थी चाइनीज सोल्जर्स के साथ में। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे लड़ाई हुई थी, लगभग आप कह सकते हो कि 3,000 से लेकर 14,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर लड़ाई चल रही थी इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर 60 साल पूरे हो चुके हैं, तो 60th एनिवर्सरी का यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। ये बैटल ऑफ वेलोंग था। वेलोंग कहाँ पर है अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, डोंट वरी। फिर यहाँ पर आता है बैटल ऑफ रेजांगला। आपने काफ़ी बार इसके बारे में सुना भी होगा। रेजांगला रिसेंटली न्यूज़ में भी था, क्योंकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने यहाँ पर एक जो वॉर मेमोरियल होता है ना, तो वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था रेजांगला के अंदर। उसको रिवैम्प किया गया था बेसिकली, है ना। नाउ जो बैटल ऑफ रेजांगला, इसमें क्या हुआ था, इसमें यहाँ पे देखोगे जो हमारा जो कुमाऊं रेजिमेंट है, जो एक यूनिट देखने को मिलता है, इस कुमाऊं रेजिमेंट ने क्या किया, चाइना के सोल्जर्स को हरा दिया था। और जो ये बैटल ऑफ रेजांगला है, ये कितनी ऊंचाई पे लड़ी जा रही थी, आप इमेजिन कर सकते हो, 18,000 फीट की ऊंचाई पर। और उस समय पर बैटल ऑफ रेजांगला की जब बात आती है, तो आप मेजर शैतान सिंह को भूल ही नहीं सकते। जो मेजर शैतान सिंह थे, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिला था। मेजर शैतान सिंह के साथ में यहाँ पर 114 और हमारे बहुत सारे जवान थे, जो कि चार्ली कंपनी के थे, है ना। अब हुआ क्या यहाँ पर कि इन्होंने लगातार जो है लड़ाई करी, लगातार यहाँ पे मतलब कि अपनी आखिरी सांसों तक ये चाइना के साथ में लड़ते चले गए। और जो मेजर शैतान सिंह थे, यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, ये भी शहीद हो जाते हैं इस पूरे वॉर के अंदर। और फिर लास्ट में यहाँ पर शहीद होने के बाद में इनको अवार्ड दिया जाता है परमवीर चक्र का। परमवीर चक्र जो है ना, वो बेसिकली यहाँ पर इनको दिया जाता है। ये हमारे देश का एक हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। और पिछले नवंबर की बात करें तो लास्ट नवंबर भी हमने देखा था, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल को रिवैम्प किया था, इसका उद्घाटन किया था, मैंने आपको बताया, रेजांगला के अंदर। तो रेजांगला और वेलोंग, ये आपको समझ में आया। अब आप कहोगे हम लोग अपने पास में क्या लिखें क्या ना लिखें, तो लिखने के लिए यहाँ पर जो एकदम क्रिस्प पॉइंट है वो नीचे प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये सब आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो बैटल ऑफ वेलोंग क्या था, एक काउंटर अटैक था इंडिया का, जो कि चाइना के अगेंस्ट में था। 1962 के समय पर ये युद्ध हुआ था। ये जो वॉर है, ये 14 और 16 सितंबर के बीच में 16 नवंबर के बीच में लड़ा गया था 1962 में। मैंने आपको बताया जो कुमाऊं रेजिमेंट है, यहाँ के बहुत सारे सोल्जर्स जिन्होंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा बैटल लड़ा था। ठीक है ना। वेलोंग की बात करें तो वेलोंग कहाँ पर है, तो वेलोंग बेसिकली यहाँ पर एक हमारे इंडिया के अंदर ईस्टर्न मोस्ट टाउन देखने को मिलता है, जो कि लोहित रिवर की बैंक्स पर लोकेटेड है। लोहित रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, लोहित रिवर कौन सी एक बड़ी नदी की सहायक नदी है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता दो। ठीक है ना। तो ये बैटल ऑफ वेलोंग की बात करिए। अब बात करेंगे बैटल ऑफ रेजांगला की। तो बैटल ऑफ रेजांगला ऑलरेडी मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में, है ना। मेजर शैतान सिंह के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनको यहाँ पर ये परमवीर चक्र दिया गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है, डोंट वरी। अब मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखा देता हूँ। तो रेजांगला आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, इसको रेचिनला के नाम से भी जानते हैं। ये रहा एलएसी और यहाँ पर आपको ये रेचिनला, ये रेजांगला वॉर मेमोरियल देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। यानी कि लद्दाख वाले रीजन में आप कह सकते हो ये रेजांगला स्थित है। ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर होगी। ये कुछ एरियाज जो कि डिस्प्यूटेड रीजन है, यानी कि इंडिया चाइना के बीच में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर देखोगे, ये हो गया, ये जो पर्टिकुलर रीजन है जिसको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, अलग से कलर में दिखाया गया है, यह है गिलगित बल्तिस्तान। ये जो रीजन है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान ने अभी कंट्रोल में रख रखा है, मतलब पाकिस्तान के कब्जे में है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ रीजन है, इसको पाकिस्तान यहाँ पर कब्जा है, लेकिन चाइना को गिफ्ट कर दिया, चाइना को दे दिया था। इधर अक्साई चीन आ जाता है, ऊपर सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है ना। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भी यहाँ पर इंडिया के कंट्रोल में, बट यहाँ पर चाइना इसको क्लेम करता है। इधर यहाँ पे आप देखोगे अक्साई चीन वाला रीजन है, जिसको यहाँ पर चाइना ने कब्जा रखा है। 1962 की वॉर से ही यहाँ पर ये चाइना ने कब्जा कर रखा है। हालांकि यहाँ पर ये इंडिया का ही हिस्सा है, इंडिया इसको क्लेम करता है।
तो ये कुछ डिस्प्यूटेड रीजन है जहाँ पे लगातार विवाद रहता है। फिर कुछ ऐसे एरिया यहाँ पर कुछ बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी ढेर सारे विवाद रहते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। देन डोकलाम रीजन तो आपको पता ही है, इधर यहाँ पर तवांग हो गया, और तवांग के साथ साथ ये हमारी मैकमोहन लाइन हो गई इस पर्टिकुलर रीजन में। ऊपर सब पूरे एरिया में चाइना आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशंस हमारे ख़राब रहते हैं। इन सभी एरियाज़ में आप देखोगे ना, जो चाइना है उसने घुसने की कोशिश करी है कि भारत की जो टेरिटरी है वो अपने पास लेने की कोशिश करी है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा आप कहोगे डिस्प्यूट भी देखने को मिला है। वेलोंग कहाँ पर है? तो वेलोंग आपको अरुणाचल प्रदेश पर ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल साइड में। यह अरुणाचल प्रदेश का मैप है ना, मतलब इंडिया का मैप है। इधर अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको तवांग देखने को मिलेगा, यहाँ पर वेलोंग है। ये जो अलग कलर में रीजन दिखाया गया, अक्साई चीन वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी यहाँ पर चाइना के कब्जे में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर हैं मैंने आपको बता दिया। वेलोंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, मैकमोहन लाइन के पास में ही। तो ये कुछ रीजन्स है जहाँ पर बैटल हुई थी। बैटल ऑफ वेलोंग समझ में आ गया, और बैटल ऑफ रेजांगला यहाँ पर। तो बैटल ऑफ वेलोंग, बैटल ऑफ रेजांगला, इन दोनों को ही लगभग 60 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ आता है। बात की जा रही है पीएम किसान स्कीम के बारे में। तो जो ये पीएम किसान का ये चलाया गया था ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि करके यहाँ पर इसका नाम दिया गया था पीएम किसान। हुआ क्या कि पीएम किसान पिछले 3 सालों के अंदर, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ये जो स्कीम है ये थोड़ा फेलियर होती हुई नज़र आ रही है। रीज़न क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। 67% ड्रॉप इन पीएम किसान पे आउट इन 3 ईयर्स। देखो 3 साल पहले इस स्कीम को लेकर आया गया। इस स्कीम का मकसद क्या था? पीएम किसान स्कीम का बेसिकली देखो एक सेंट्रल स्कीम है, ये हमारी केंद्र सरकार के अंदर में सरकार यहाँ पर इसको पूरी तरह से इसमें एक रोल प्ले करती है। इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था, और 2019 में लॉन्च करने के बाद में इसमें एक टारगेट था। अपना टारगेट ये था कि क्या करेंगे हम लोग, जो फार्मर्स हैं, खासकर जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको 6,000 रुपये सालाना प्रोवाइड करवाएंगे। 6,000 रुपये साल का देंगे, लेकिन ये 6,000 रुपये इकट्ठे नहीं दिए जाएंगे। हर 4 महीने के अंदर 2-2 हज़ार करके यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। ये यहाँ पर इस स्कीम के अंदर रखा गया था, आपको उसके बारे में पता भी होगा। 2-2 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट में ये 6,000 रुपये दे दिए जाएंगे। 2019 में इस स्कीम को लेकर आया गया था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि तब से ढेर सारी इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी हैं। ऑब्वियस सी बात है, 3 साल से ढेर सारी इंस्टॉलमेंट दे चुके होंगे, ठीक बात है। तो जो पहले इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया गया था वो तो बहुत ज़्यादा था। पहले इंस्टॉलमेंट में ढेर सारा पैसा, लगभग 11.84 करोड़ यानी 11.84 करोड़ रुपीस पहले इंस्टॉलमेंट में दिए गए थे। जो पहला इंस्टॉलमेंट कब दिया गया था? फरवरी 2019 में, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब पहला इंस्टॉलमेंट दिया गया था इन फार्मर्स को। लेकिन अब आप देखोगे जब तक यहाँ पे लगातार ये पैसे देते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब जो 11वां इंस्टॉलमेंट दिया है रिसेंटली, इस 11वें इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए दिए हैं? केवल और केवल 3.87 करोड़ रुपए का पे आउट किया गया है। यानी कि पहले के कंपैरिजन में अब यहाँ पे पीएम किसान स्कीम के अंदर जो पे आउट है वो कम हो चुका है। 67% से गिरावट आ चुकी है इस स्कीम के अंदर। जो पहले फार्मर्स को पैसा मिल रहा था, जैसा पहले इंस्टॉलमेंट में मिला था, वैसा 11वें इंस्टॉलमेंट तक नहीं मिला है। मतलब आधे लोगों को मिला, आधे लोगों को नहीं मिला। वही सिचुएशन यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे आप लोग इस पर्टिकुलर पिक्चर को देख सकते हो, इसमें यहाँ पर स्टेट्स दिए गए हैं, इधर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और इधर 11th इंस्टॉलमेंट, है ना। मतलब कंपैरिजन किया गया है। पहला इंस्टॉलमेंट मैंने आपको बताया फरवरी 2019 में जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और इधर 11वां इंस्टॉलमेंट की बात की जा रही है, यानी जो रिसेंटली यहाँ पर दिया गया है। और महाराष्ट्र के अंदर अगर हम पहली बात करें तो महाराष्ट्र की आप देखोगे ना, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में लगभग 109.98 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर दिए गए थे, मतलब लाख रुपीज़ दिए गए थे। उसके बाद में ये इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गई। 11वीं इंस्टॉलमेंट में ये 37.51 पहुंचा, ठीक है ना। ये आप लोग देखोगे जैसे यहाँ पर बताया गया है। मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा, सारा डेटा इन्होंने दिया है। जैसे कि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्टार्टिंग में 55.68 लाख रुपीज़ यहाँ पर दिए गए थे, इसका बेनिफिट मिला था लोगों को। लेकिन बाद में ये 11वां इंस्टॉलमेंट में ये 28.2 लाख हो गया, कम होकर। ऐसे बिहार में देखने को मिला, बिहार के अंदर ये नंबर काफ़ी कम हो गया। 83 लाख रुपीज़ यहाँ पर दिए गए थे, वो कम होकर 7 लाख हो गए। छत्तीसगढ़ के अंदर केवल 2 लाख रुपए यहाँ पे फार्मर्स को दिए गए 11वें इंस्टॉलमेंट में, जबकि जो पहला इंस्टॉलमेंट था तब 37 लाख रुपए दिए गए थे अलग अलग फार्मर्स को। गुजरात के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर भी यही हाल है ना। 63.13 लाख जो है ये पैसा दिया गया था फार्मर्स को 2019 में, लेकिन 11वें इंस्टॉलमेंट में ये 28 लाख बचा। मतलब जो इस प्रकार से पहले पैसा दिया जा रहा था वो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा क्या, कहीं कहीं पर आधे से भी आधा हो चुका है। तो ये चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल में बताई जा रही है।
अब आप देखोगे ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वही बताया गया कि कौन कौन से स्टेट में कितना कितना कम हो गया है। तमिलनाडु, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, इन सब की बात की गई है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सरकार का क्या स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। तो हमारी मिनिस्ट्री का कहना यहाँ पर यह है कि देखो जो पीएम किसान स्कीम है ना, इसका बेनिफिट डायरेक्टली लोगों को मिला है। 100% लोगों को ढेर सारा बेनिफिट मिला है। जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है ना। ये यहाँ पर सरकार बोलती है कि कोविड के समय पर भी हम लोगों ने यहाँ पर ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाया है। सेंटर का कहना यहाँ पर यह है कि जो फैमिलीज़ हैं उनको हम लोगों ने लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करवा दिए हैं इस स्कीम के अंडर में। तो सेंटर अपना स्टेटमेंट दे रही है, जबकि यहाँ पर ये जो स्कीम है ये कुछ और दिखाती है। ये स्कीम दिखाती यहाँ पर है कि हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं इस पर्टिकुलर पीएम किसान स्कीम के। जो स्टार्टिंग में यहाँ पर जिस प्रकार से पैसा डिसबर्स हो रहा था वैसा अब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यानी जैसे पहले फार्मर्स को, सभी फार्मर्स को पैसा मिल रहा था, छोटे फार्मर्स को मिल रहा था जो स्मॉल फार्मर्स हैं, अब यहाँ पे कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल पा रहा है। आने वाले समय पर हो सकता है ये और ज़्यादा डिक्लाइन हो जाए और 1 साल बाद, यहाँ पे कुछ समय बाद यहाँ पर ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, है ना। जो कि लाया गया था इस पर्पज़ से कि हर साल हम यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स को 6,000 रुपये सालाना प्रोवाइड करवाएंगे, 2-2 हज़ार रुपये करके 3 इंस्टॉलमेंट में वो पैसा दे देंगे। लेकिन वो इंस्टॉलमेंट के अंदर जो पैसा जा रहा है वो लगातार डिक्लाइन देखने को मिला पिछले 3 सालों के अंदर। ये बात इस आर्टिकल में बताई गई। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब इस आर्टिकल से रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम के लिए स्कीम पढ़ लेना, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम, प्रोजेक्ट और इस मिशन, इन सब चीज़ों को लेकर हर साल कहीं ना कहीं सवाल बन जाते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है क्या, और डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो पीएम किसान क्या है, देखो इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 में, ताकि क्या कर सकें, जो हमारे फार्मर्स हैं जिनके पास में बहुत कम ज़मीन है, स्मॉल फार्मर्स हैं बेसिकली, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, उनको पैसे की जो ज़रूरत है वो हम लोग पूरी कर सकें। अब फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर 6,000 रुपये देने की बात की गई थी 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर। ये मैंने आपको बताया डायरेक्ट बैंक के अंदर ये पैसा जा रहा था। इस स्कीम का स्कोप क्या है, देखो इसका स्कोप यह है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, मैंने आपको बताया छोटे फार्मर्स आपको देखने को मिलते हैं, उनको यहाँ पे कवर करने की बात की गई थी। अब पैसा कौन देता है यहाँ पर, ये स्कीम बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, आपको पता होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहाँ पर हमारी केंद्र सरकार ही सारा रोल प्ले करती है। यानी 100% जो पैसा दिया जाता है उस स्कीम के अंदर वो यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार देती है, वो कहलाती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है, यानी कि उसको स्पॉन्सर किया जा रहा है ना। तो वहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। कुछ पैसा राज्य सरकार देगी तो कुछ पैसा केंद्र सरकार देगी, साथ में मिलकर वो वहाँ पे फंडिंग करते हैं। तो ध्यान रखना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर के बीच में आखिरकार क्या डिफरेंस है। बाकी ये बात ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है पीएम किसान, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है किस कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करता है। ये बात क्लियर हो गई। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हमारे छोटे फार्मर्स हैं उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है, पैसों की जो ज़रूरत है, उसको यहाँ पे पूरा किया जा सके। हालांकि यहाँ पे बात ये भी की जा रही है कि देखो होता यहाँ पर यह है कि जो फार्मर्स हैं ना, इनको मनी लेंडर्स के पास में जाना पड़ जाता है, यानी कि वो जो पैसा प्रोवाइड करवा रहे हैं वो मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ता है और वो थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा लेते हैं। तो इनको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मदद मिल जाएगा फार्मर्स को, अगर हम इस प्रकार से पीएम किसान स्कीम के तहत ये थोड़ा पैसा दे देंगे तो, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर आपको इस स्कीम की देखने को मिल जाती है। तो ये आर्टिकल हुआ, आर्टिकल का बैकग्राउंड हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, प्रथम। प्रथम क्या है, प्रथम एक इंसान है नहीं, प्रथम एक एनजीओ फंक्शन है, मतलब एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है एजुकेशन के सेक्टर के अंदर वर्क करना। तो एजुकेशन सेक्टर का के अंदर एक एनजीओ बनाया गया जिसका नाम है प्रथम। तो प्रथम को अभी क्या किया गया, प्रथम को इंदिरा गांधी प्राइज़ मिला है। इंदिरा गांधी प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स के बारे में जान लेना, सवाल बन जाते हैं क्या होता है ये इंदिरा गांधी प्राइज़, समझेंगे, डोंट वरी। तो प्रथम को अभी ये इंदिरा गांधी प्राइज़ मिला, क्यों, क्योंकि इसने एजुकेशन सेक्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। तो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब ने इस इंदिरा गांधी प्राइज़ को प्रेजेंट किया। ये जो प्राइज़ है ना, ये 2021 का प्राइज़ है, जो कि प्रथम को, यानी प्रथम एक एनजीओ है जो कि एजुकेशन की फील्ड में काम करता है, इसको यहाँ पर ये प्राइज़ दिया गया। नाउ ये जो अवार्ड आपको दिख रहा है ना, इस अवार्ड का काम, इसने अवार्ड को इसलिए भी दिया गया क्योंकि प्रथम ने एक क्वालिटी एजुकेशन देने की काम करी है। इनफैक्ट पेंडेमिक के टाइम पर भी बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाने का काम किया है। तो प्रथम की जो सीईओ हैं, यानी इस एनजीओ की सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनका नाम है रुक्मणी बनर्जी। तो रुक्मणी बनर्जी यहाँ पर आपको ये दिख रही होंगी, और यहाँ पे ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, ये इंदिरा गांधी प्राइज़ यहाँ पर इनको दे रहे हैं इनके बेहतरीन से काम के लिए। ये बात आपको क्लियर हुई।
आर्टिकल में केवल इतना ही था पढ़ने लायक, बट आप करना क्या है, आपको बैकग्राउंड पढ़ना है, जहाँ से सवाल बनेगा, प्राइस के बारे में पढ़ना है, थोड़ी बहुत स्टैटिक डेटा आपको निकालना है। आओ समझना है इसके बारे में। प्रथम मैंने आपको बता दिया क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है, रट गया होगा ये। आगे आते हैं, अब इंदिरा गांधी प्राइज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब बेसिकली इसको इंदिरा गांधी प्राइज़ भी नहीं बोला जाता है, इस प्राइज़ का पूरा नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट, ये इसका नाम है। तो इस प्राइज़ को यहाँ पर लेकर आया गया था, इंदिरा गांधी जी की याद में यहाँ पर इस प्राइज़ को बनाया गया, उनकी मेमोरी में इस प्राइज़ को बनाया गया, और इस प्राइज़ को तब से यहाँ पर दिया जा रहा है। कौन दे रहा है यहाँ पर, जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है ना, जो कि इनके नाम पे चल रहा है, तब से यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब कि इस ट्रस्ट ने यहाँ पर इस प्राइज़ को लाया, तब से यहाँ पे इस प्राइज़ को दिया जा रहा है। अब इसके अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 25 लाख रुपए का ये अवार्ड होता है, साथ ही साथ में एक साइटेशन दिया जाता है, यानी कि जहाँ पे लिखा वगैरह सब कुछ होगा, एक अवार्ड यहाँ पर जो हकीकत में दिया जाएगा, ठीक है ना। वैसे 25 लाख रुपये दिए जाते हैं, साथ ही साथ में एक अवार्ड जिसमें यहाँ पे कुछ नाम वगैरह लिखा हुआ होता है, आप ऐसा कह सकते हो। नाउ ये जो अवार्ड है ना, ये किन को मिलता है, देखो किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, नहीं कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है उसको भी अवार्ड दिया जा सकता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अभी ये एनजीओ आया तो इसको भी यहाँ पर ये अवार्ड मिल सकता है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस अवार्ड के लिए एलिजिबल है। अगर उसने यहाँ पे काम किया है कहीं पर शांति बनाने में, एक अच्छी एजुकेशन देने में, तो डेफिनेटली उसको यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। अब मैंने आपको बताया प्रथम को अवार्ड दिया गया, प्रथम जिसको 1995 में सेटअप किया गया था। ये काम कर रहा है स्लम एरियाज़ के अंदर, खासकर जो बच्चे हैं जो कि अपनी क्लासेस नहीं ले पाते हैं, उनको एजुकेशन देने का ये काम करता है। ढेर सारे बच्चों को यहाँ पर ये ऑलरेडी मदद कर चुका है, खासकर कोविड-19 के टाइम पर यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी है बच्चों को एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवा कर। ठीक बात हो गई, क्लियर हो गई है प्राइस के बारे में। चलो आगे आते हैं ना, वर्ल्ड पेज पर आते हैं। दुनियादारी में क्या चल रहा है, दुनियादारी में कुछ नहीं चल रहा है। एक ही आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, चल तो बहुत कुछ रहा है, रशिया यूक्रेन ये वो, लेकिन एक काम की चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये वाली रशिया यूक्रेन के वॉर में एक और नई एंट्री हो चुकी है यहाँ पर यूके की। तो अभी आपको पता होगा यूके के रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक साहब रिसेंटली क्या करते हैं, यूक्रेन विजिट करते हैं। कल ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था। यूक्रेन में विजिट करते हैं, और यूक्रेन में विजिट करने के बाद में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, इनके साथ में बातचीत करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे इधर ये ऋषि सुनक हो गए, ये यहाँ पर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की हो गए। ऋषि सुनक साहब ने यहाँ पर एक बात बोली है, क्या बात बोली है, यूक्रेन को प्रॉमिस कर दिया है कि यूक्रेन को यूके लगातार सपोर्ट करेगा जब तक यूक्रेन जीत नहीं जाता। आप लोग देख पा रहे होंगे, सुनक विजिट कीव, प्रोमिसेस यूके सपोर्ट अंटिल यूक्रेन हैज़ वॉन। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बात आप कह सकते हो कि इनके थ्रू कहनी मतलब बताई गई है। क्लियर हुआ, आगे आते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं है वर्ल्ड सेक्शन पे, आप इतना छोड़ सकते हो, यूके का सपोर्ट आपको देगा। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट है ही यूक्रेन के साथ में। बाकी आज संडे है, संडे में साइंस एंड टेक आता है। साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि संडे में एडिटोरियल नहीं आते हैं, उनकी जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज दिया जाता है। तो साइंस एंड टेक पर एक कमाल का आर्टिकल है यहाँ पर ये वाला, और काफ़ी लोटा मतलब लंबा आर्टिकल, लेंदी आर्टिकल है, छोटा सा ही है, मतलब लेंदी आर्टिकल हम छोटे तरीके से डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट वे में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल में क्या बात की जा रही है, हाइपरटेंशन के बारे में। देखो हाइपरटेंशन कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर गुजर रहा है, ऐसी बात यहाँ पे आर्टिकल में बताई जा रही है। खासकर ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12 से लेकर 19 साल के आसपास है, उनको बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है ये हाइपरटेंशन, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इस हाइपरटेंशन के अंदर। तो हाइपरटेंशन क्या है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इस पिक्चर में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस आर्टिकल के बारे में। तो हाइपरटेंशन का खतरा एडोलेसेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 12 से 19 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 35% तो बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 से 12 साल की है, और 25% ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 13 साल से ऊपर की है, इनमें हाइपरटेंशन देखने को मिला है। और ये सारी बातें हमारे पास में आई हैं नेशनल हेल्थ पोर्टल डेटा की वजह से। तो नेशनल हेल्थ पोर्टल डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 30% जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर देखने को मिला है, और 35% ऐसे बच्चे हैं जो शहर में रह रहे हैं, 28% ऐसे बच्चे हैं जो गांव में रह रहे हैं, वो भी ब्लड प्रेशर के शिकार बने हुए हैं। इस स्टडी ने यहाँ पर यह बताया कि जो ब्लड प्रेशर है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है पुअर लोगों को, यानी कि जो खासकर गरीब हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा एज़ कम्पेयर टू द रिचेस्ट कैटेगरी। ये बात बताई गई, यानी कि गांव वाले एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ये ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ना, ये जो यंगर बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है, ये
खासकर ऐसे लोगों के अंदर ही बढ़ चुका है जिनका शरीर बहुत कमज़ोर है, जिनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो हाइपरटेंशन है ना, ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो कि थिन है, पतले से लोग आपको देखने को मिलेंगे। और उनके अंदर 32% तक देखने को मिला, 22% ओल्डर एडोलेसेंट्स के अंदर देखने को मिला। तो मतलब जो भी वीकर हैं, इम्यूनिटी वीक है, अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, अंडर नॉरिश्ड कैटेगरी के अंदर है, प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर नहीं है, तो उनको भी यहाँ पर ये हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। बाकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर हाइपरटेंशन नज़र आया है तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है पूरे भारत के कंपैरिजन में। मतलब ये तो एरियाज़ हैं ही, इसके अलावा जो साउथ वाले स्टेट्स हैं ना, वहाँ पर भी हाइपरटेंशन के केसेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई। हाइपरटेंशन क्या है ये आपने समझ लिया। अब हाइपरटेंशन को लेकर एक छोटा सा डेटा है जो कि मैं आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है ना, हाइपरटेंशन कब होता है? जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना। हाइपरटेंशन मैंने आपको बताया कौन कौन से स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो स्टेट्स को लेकर मैंने सारा डेटा बताया। खासकर बच्चों के अंदर जो हाइपरटेंशन है ना, वो इन राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगर बड़े लोगों के अंदर हाइपरटेंशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है केरला के अंदर, साउथ वाले रीजन में। सदर्न स्टेट्स के अंदर आप देखोगे तो केरला के अंदर लगभग 32.8% आदमियों को हाइपरटेंशन है, और 30.9% के आसपास जो वेमेन है, औरत हैं, उनको भी यहाँ पर हाइपरटेंशन से सफ़र करना पड़ रहा है। और इसके अलावा तेलंगाना, मतलब केरला के बाद में आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा, तेलंगाना के अंदर भी यही हालात आपको नज़र आएंगे। अब हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए एक कदम उठाया गया था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये लगभग तीसरी बार न्यूज़ में है। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया गया है जिसका नाम है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये वर्ड ध्यान में रखना। इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव एक प्रोग्राम है जिसको साल 2017 में नवंबर के महीने में लॉन्च किया गया था, और जब 2017 में लॉन्च किया गया था ना, तो पहले साल में ही इसने धमाका कर दिया। लगभग 26 डिस्ट्रिक्ट्स को इसने कवर किया था, और इस 26 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने, मतलब कौन कौन से 26 डिस्ट्रिक्ट हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान ये रखना, ये जो 26 डिस्ट्रिक्ट है ना, ये 5 राज्य से बिलोंग करते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने का काम किया गया। तो 2017 में इसको लाया गया था, 2018 तक इसने 26 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, और दिसंबर 2020 तक इसने 26 से डायरेक्टली 52 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर दिया था, और कई राज्यों में यहाँ पर ये इनिशिएटिव को चलाया गया। इस इनिशिएटिव का काम क्या है? इस इनिशिएटिव का काम है कि जो हाइपरटेंशन है उसको ट्रीट करना, उसको टाइम पर ठीक करना, उसको मॉनिटर करना। तो ये इनिशिएटिव यहाँ पर रेडी किया गया था। इंडिया ने यहाँ पर एक कमिटमेंट किया, एक प्रॉमिस दिया है 25/25 गोल का, 25/25 गोल। ये गोल क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इस गोल के अंदर मकसद ये है कि जो हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम है, इसको हमें 2025 तक 25% कम कर देना है। तो इसको इसी वजह से 25/25 बोला जाता है, यानी कि 2025 तक 25% तक कम करने का हमारा ये टारगेट है इस ब्लड प्रेशर वाले सिचुएशन को, हाइपरटेंशन को। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। आई होप आपको यहाँ पर सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं एग्जैक्टली हाइपरटेंशन को लेकर। चलो आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं, हाइपरटेंशन के कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कुछ लक्षण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लक्षण जैसे कि बेहोशी होना, कमज़ोरी होना, चक्कर आना, उसके बाद में इरेगुलर हार्ट बीट चलना, थकान होना, वॉमिटिंग होना, तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। हाइपरटेंशन को रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। आप अपने हैबिट के अंदर अगर कुछ चेंजेस कर लोगे तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल भी कर सकते हो। जैसे कि जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, उसको आप थोड़ा सा कम खाना स्टार्ट कर दो। बहुत लोग ज़्यादा लेते हैं नमक, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। तो जो नमक है उसको यहाँ पे 5 ग्राम डेली से कम कर दो। फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करो, वेजिटेबल्स को कंज्यूम करो। जो खासकर सैचुरेटेड फैट्स है, ट्रांस फैट है, जंक फूड है, इसको खाना बंद कर दो। टोबैको, तंबाकू, सिगरेट का यूज़ करना बंद करो। अल्कोहल को कम कर दो। फिज़िकली एक्टिव रहो, हर रोज़ यहाँ पर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो। तो इससे यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को हम रोक सकते हैं। ठीक है ना, यह बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। फिर संडे में फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन का पेज आता है। यहाँ पे यूएस के इलेक्शंस के बारे में बातचीत की जा रही है, इसको आप लोग स्किप कर देना, सिर्फ काम के आर्टिकल निकाल के पढ़ लेना। जैसे एक आर्टिकल ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है व्हाट इज़ इंडियाज़ फ्यूचर स्ट्रेटजी ऑन एमिशंस, यानी कि जो पोल्यूशन हो रहा है ना, इसको लेकर भारत की फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है। काफ़ी बार, मतलब हज़ारों बार डिस्कशन कर चुका हूँ, इतनी बार डिस्कशन किया गया है कि आप परेशान हो गए होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे वापस से रिपीटेड बताई गई है। पता है, केवल 3 पॉइंट निकले हैं इस आर्टिकल से, केवल 3 चीज़ें कि हाँ क्या है भारत का फ्यूचर स्ट्रेटजी।
क्योंकि जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो कहोगे यार सिर्फ 3 चीज़ें निकल कर आई हैं। मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। पहली स्ट्रेटजी, भारत की प्लानिंग यहाँ पर यह है कि 2025 तक हम लोग क्या करें, इथेनॉल ब्लेंडिंग करें। इथेनॉल ब्लेंडिंग, आपको पता होगा इथेनॉल के बारे में, हम लोग पेट्रोल में आजकल इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं। अभी हम लोग 10% तक पहुँच पाए हैं, हमने 10% इथेनॉल मिला दिया है पेट्रोल के अंदर। इससे क्या होगा, जो पेट्रोल है इसका कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाएगा। कंजम्पशन कम होने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो बाकी सारे कंट्रीज़ से हम लोग पेट्रोल को मंगाते हैं वो बेसिकली हम काफ़ी कम कर देंगे, यानी कि जो हमारी डिपेंडेंसी है उन देशों के ऊपर वो काफ़ी कम हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो होगा क्या, ये टारगेट को हमें बढ़ाना है 2025 तक। ये जो इथेनॉल है ना, ये हमें 20% तक मिला देना है पेट्रोल के अंदर। अभी 10% तक हम पहुंच गए हैं, 10% तक इथेनॉल हम लोगों ने मिला दिया है, जिससे पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा। 20% मिला देंगे तो पेट्रोल का कंजम्पशन और ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से और ज़्यादा इथेनॉल को हम लोग, इसका जो मतलब इसको मिलाने का, इसको ब्लेंड करने का यहाँ पर तरीका है, इसको बढ़ाते रहेंगे और इससे होगा क्या कि हम लोग पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करते चलेंगे। तो भारत का आज के समय पर यही एक प्लान है कि हम लोग 2025 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ा दें। दूसरा प्लान यहाँ पर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसका उपयोग हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। 2025 तक हमारा टारगेट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो हम लोग पूरी तरह से, मतलब कि हर एक व्यक्ति को इलेक्ट्रिक व्हीकल की जानकारी हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल को वो अपना ले। इससे क्या होगा, अगेन पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। और तीसरा यहाँ पर हमारा टारगेट है क्या, कि हमें नेट ज़ीरो, यानी कि जो पोल्यूशन है उसको हमें ज़ीरो करना है 2070 तक। उसमें यही चीज़ हमारी मदद करेंगी, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ हमारी मदद करेगी। साथ ही साथ में तीसरी चीज़ बताई गई है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था। ग्रीन हाइड्रोजन भी पोल्यूशन नहीं पैदा करता, इस हाइड्रोजन से भी हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन होगा तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक ऑल्टरनेटिव लेकर आ सकते हैं। तो इससे भी यहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी कम हो जाएगा। तो भारत की जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है ना, उसमें 3 चीज़ें निकल कर आती हैं। पहली तो इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ा देना, 2025 तक 20% पहुँचा देना। दूसरा स्ट्रेटजी यहाँ पर निकल कर आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, 2025 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सभी लोग को जानकारी देना। फिर उसके बाद में तीसरा आता है ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। तो ये भारत की यहाँ पर फ्यूचर स्ट्रेटजी है, जिससे कि यहाँ पर पोल्यूशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वही बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। सिंपल हो गया। चलो अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे, अपनी वोकैब्स को कवर करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो छोटा सा आर्टिकल था, डोंट वरी, यहाँ पे कुछ भी ऐसा काम का आपका छूटा है नहीं, जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताई। बाकी वोकेबलरी को देखते हैं। आज का पहला वोकैब क्या बोलता है, पहला वोकैब है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब मना करना या डिसोन। दूसरा आता है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज मतलब होता है जांचना या फिर इंस्पेक्ट करना। देन आता है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट मतलब होता है सुधरना या फिर इम्प्रूव। देन आता है कोहेर। कोहेर मतलब होता है एकीकृत करना या स्टिक। देन आता है ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना या फिर इंक्रीज आप कह सकते हो। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट से वोकैब्स और ये था हमारा ओवरऑल कंप्लीट डिस्कशन आज के संडे के द हिंदू न्यूज़पेपर का। एडिटोरियल थे नहीं तो हमने कुछ डिस्कस किया भी नहीं। आते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की समाप्ति करते हैं। उससे पहले फटाफट प्रीलिम्स वाले प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो IORARC के रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, बताना था कौन सा सही है। तो वो है आंसर नंबर डी, यानी कि ना पहला सही है ना दूसरा सही है, दोनों के दोनों गलत हैं। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव है। इसको एस्टेब्लिश बहुत पहले किया गया है ना, 1997 में बनाया गया था और इसमें बोला गया है हाल ही में बनाया गया है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो IORARC का आपको पर्पस समझ में आया। इसका मेन काम क्या है, कल्चरल कोऑपरेट करना इंडियन ओशन रिम एरिया के अंदर, कल्चरली यहाँ पे कोऑपरेट करना, ये इसका मेजरली काम है। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ पे व्यापार वगैरह कर सकें ये इंडियन ओशन वाले जो कंट्रीज़ हैं वो। तो यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है, पायरेसी ऑयल स्पिल का कोई लेना देना नहीं है। दैट इज़ वाई दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपको रॉन्ग देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलो फिर इसी के साथ में करते हैं हम अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।